वेलकम टू द चैनल स्टडी टू क्रिएट स्टूडेंट्स। हम लोग आज करंट अफेयर्स में हम लोग आईसीजी एक वर्ड आया है। अभी हमारे एक स्टूडेंट अभी अगला क्लास जैसे हम लोग रिज्यूम किए अभी तुरंत ही, और इसमें आईसीजी एक वर्ड आया है कि एक समुद्र प्रताप नाम से हमारा एक प्रदूषण नियंत्रण के लिए प्रदूषण नियंत्रण के लिए समुद्री तट पर एक ऐसा यंत्र बनाया गया है जिसका नाम है समुद्र प्रताप। और ये किसके द्वारा बनाया गया है? तो आईसीजी के द्वारा। तो हम लोग बात किए थे आईसीजी आखिर है क्या, आप लोग बता सकते हैं कोई? नहीं तो देखिए सिंपल है, क्योंकि ये नाम से ही पता है सामान्य रूप से ये होता है इंडियन कोस्ट गार्ड। जो टीम है वो समुद्र प्रताप नाम से एक इनिशिएटिव या यंत्र भी डेवलप हुआ है, नाम है समुद्र प्रताप, ठीक है ना। इंडियन कोस्ट गार्ड, जो कोस्ट माने तटीय भाव का जो रक्षा करता है, ठीक है ना। तो आईसीजी आप इसको नोट कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं आप लोग। ये इस तरह से जो कोई भी एब्रिविएशन आएगा उसको हम लोग ध्यान में रखते चले जाएंगे। और एक अभी हम लोग ऑलरेडी बात की है, एक तो ये हो गया, दूसरा हम लोग अभी बात किए थे कि इंडिया और इजराइल, आई आई कह सकते हैं। तो आई आई मतलब हुआ हमारा क्या? इंडिया और इजराइल, इंडिया एंड इजराइल, ये दोनों मिलकर क्या किए हैं लोग? तो इंडिया और इजराइल मिलकर के एक जल प्रौद्योगिकी केंद्र, जल प्रौद्योगिकी केंद्र। अब ये कहां, भारत और इजराइल कहां एस्टेब्लिश करेगा? तो ऑब्वियसली आप जान रहे हैं कि इजराइल तो बहुत टेक्निकली रिच कंट्री है, ठीक है ना। और ये ऑब्वियस है कहीं ना कहीं बहुत इंडिया के बहुत इंटेलिजेंट या ऐसे इंटेलिजेंट ग्रुप में ही करेगा एस्टेब्लिश। तो हम लोग सही हैं, और ये जगह है जो आईआईटी चेन्नई कह सकते हैं।
कि आज अंतर्राष्ट्रीय में इन्होंने आज अंतर्राष्ट्रीय में हम ये महीना अगस्त है ना, ठीक है, हमारे ग्रुप में भी आ जाएगा ये सारा। तो अंतर्राष्ट्रीय में हम लोग देख रहे हैं पहला क्या है कि इस संसार का दूसरा सबसे बड़ा हीरा, कुछ नाम तो नहीं दिया गया है अभी तक, नहीं कहां मिला है, तो कनाडा द्वारा खोजा गया है, बोत्सवाना में। बोत्सवाना किया जा सकता है या इंग्लिश में इसको बोत्सवाना, ठीक है। और कौन देश खोजा है, तो कनाडा द्वारा क्या है, तो बोत्सवाना मिला है संसार का दूसरा सबसे बड़ा हीरा, ठीक है। अब देखिए हमारे पास ये इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि कोहिनूर था ये सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण। अब ये बोत्सवाना में नाम नहीं दिया गया, अभी तो मिला ही है, ठीक है ना। 2492 कैरेट है, ठीक है ना। इसका आप एक चीज इंपॉर्टेंट है, ये 2492 कैरेट है। अब इसी तरह अगला हमारा क्वेश्चन है, अगला जो इंपॉर्टेंट है अंतरराष्ट्रीय, ये क्या है, ठीक है। इसकी स्थापना दक्षिण अफ्रीका में हुई थी 1894 में। भारतीयों के साथ भेदभाव रोकने के लिए महात्मा गांधी ने स्थापना नटाल इंडियन कांग्रेस, ठीक है। तो देखिए ये हम लोग अंतरराष्ट्रीय अगस्त महीने का कर रहे हैं, अगस्त महीने का, और 24 अगस्त अंतरराष्ट्रीय में, इसमें पहला इंपॉर्टेंट है। दूसरा यह है कि नटाल इंडियन कांग्रेस, नटाल इंडियन कांग्रेस जो स्थापित हुआ था 1894 में। ये गांधी जी वहां थे अफ्रीका में, वहां के लोगों के लिए लड़ा, संघर्ष किए अंग्रेजों से और जीत भी दिलाए उनको। और इस वर्षगांठ 130वां वर्षगांठ वहां मनाया गया। ठीक है। अब तीसरा हमारे पास है ये अब देखिए ये कहा गया है। अब आपसे मान लीजिए ये क्वेश्चन आ जाएगा, एक नया है, इसका वजह भी है। शिवलुच ज्वालामुखी, शिवलुच ज्वालामुखी अगर पूछ दे कि शिवलुच ज्वालामुखी कहाँ है, तो शिवलुच ज्वालामुखी आप जानिएगा कि ये ज्वालामुखी जो है आपका पूर्वी रूस में है। कहाँ है? पूर्वी रूस। क्यों पूछा जाएगा क्वेश्चन? इसलिए पूछा जाएगा क्योंकि अभी 7.0 मतलब 7 तीव्रता का यहाँ भूकंप का झटका आया है। कब आया है? तो अगस्त में आया, अगस्त 2024 में। ये शिवलुच ज्वालामुखी जो कि पूर्वी रूस में है, यहाँ पर 7.0 तीव्रता का भूकंप का झटका आया है। इसलिए क्योंकि ज्वालामुखी भी है, कुछ फटा भी होगा वहां पर और उसमें भूकंप भी आता है, दोनों एक साथ आता है, ठीक है ना। तो इस वजह से ये। और चौथा हाँ, ये जो है सिनावात्रा, ठीक है। सिनावात्रा जो है ये ऐसे तो प्रधानमंत्री दूसरे राष्ट्रों में और भी कम उम्र के बने हैं, लेकिन ये थाईलैंड के लिए बात की जा रहा है। सिनावात्रा जो है ये थाईलैंड के, किस देश के लिए? तो थाईलैंड के। थाईलैंड कहाँ है? तो यहाँ है, देखिए थाईलैंड यहाँ है। ये जो पीला वाला है ये आपका थाईलैंड है। यहाँ पर आप कैमरा में आप देख सकते हैं, ये भारत है, इसके बगल में म्यांमार है, वर्मा, और इसी के जस्ट बगल में थाईलैंड है। इसके बगल में एक पतला है लैंडलॉक। क्वेश्चन भी आ चुका है कई परीक्षा में कि इधर दक्षिण पूर्वी कौन ऐसा राष्ट्र है जो कि जमीन उसका कहीं भी समुद्र से सीमा नहीं लगता है? तो ये है लाओस। देखिए थाईलैंड के बगल में लाओस, और लाओस के जस्ट नीचे जो समुद्र से कुछ सीमा बनाता है कंबोडिया है। कंबोडिया, यहाँ पर अंकोर वाट, फेमस हिंदू टेम्पल अंकोर वाट है कंबोडिया में ही, ठीक है ना। इसका भारत से पुराना संबंध था, हालांकि थाईलैंड से भी है, और पूरे इस क्षेत्र से भारत का पौराणिक संबंध रहा है, ठीक है। तो देखिए इसका लोकेशन कहाँ है। और ये वियतनाम, आप जानते हैं कि वियतनाम और अमेरिकी वार के लिए कितना फेमस रहा है, बहुत पुराना संघर्ष हुआ था। तो ये पूरा क्षेत्र जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरह से हम जान पाए कि थाईलैंड के जो
सिनावात्रा है, जो थाईलैंड देश के सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री सिनावात्रा क्या बने हैं, पीएम वहां के प्रधानमंत्री बने हैं। हाँ, महिला है, सिनावात्रा महिला है ना, हाँ सिनावात्रा, तो वही जो बनी है ये, और इनका उम्र कितना है, 37 वर्ष। ठीक है, तो सिनावात्रा जो थाईलैंड देश है वहां की 37 वर्षीय महिला, सबसे कम उम्र। और भी देश में हमारे भी या अगर इस विश्व के अलग अलग राष्ट्रों में अलग अलग कम उम्र के भी लोग भी बने हैं, लेकिन ये थाईलैंड के लिए सबसे ये है, चूंकि हमारा नेबर है, हमारा पड़ोसी, इसलिए महत्वपूर्ण है। तो ठीक है स्टूडेंट्स, ये सारा चीज है, और अब हम लोग इससे आगे बढ़ेंगे। ठीक है, देखिए अभी हम लोग बात की राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पक्ष का, अब हम लोग बिहार के संबंधित जो समसामयिकी हो सकती है उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। ठीक है, तो बिहार में सबसे पहला है और बहुत महत्वपूर्ण, अभी आप लोग न्यूज में सुने ही होंगे कि हमारा ही जिला गोपालगंज जिला में, ठीक है, एक कैलिफोर्नियम, एक ऐसा रेडियोधर्मी धातु, कैलिफोर्नियम कैलिफोर्नियम एक धातु है, तत्व, एक धातु भी है ये, तो कुछ भी हो सकते हैं, धातु, अधातु, उपधातु। तो ये तत्व जो कि धातु भी है, ये रेडियोधर्मी है। कैसा है, रेडियोधर्मी, मतलब इससे अल्फा बीटा गामा रेज निकलते हैं, ये रेडियोधर्मी पदार्थ है। और इससे जो कैलिफोर्नियम है, ये जो धातु है, इसका गोपालगंज में स्मगलिंग होकर आ रहा था। एनएच कौन है, एनएच गोपालगंज में बताइए, एनएच का संख्या क्या है नेशनल हाईवे का। अब देखिए ये जान करके आपको अच्छा लगेगा कि गोपालगंज का जो एनएच है, ये हिस्सा है किसका, वेस्ट ईस्ट कॉरिडोर का। ये देखिए यहां पर थोड़ा सा इसको नहीं रोटेट कर लीजिए, क्योंकि थोड़ा सा रोटेट कर, इसे पूरा स्टैंड ही कर दिया। हाँ मैप पे कभी NH28 नहीं दिखा था, उसको NH27। अब बस यही बात सब हम बोल नहीं वाले हैं, तो ठीक ही बोलिए। ठीक है बाबू, यहाँ घुमा लीजिए, जरूरत इसीलिए, ठीक है ना, एडिटिंग का प्रॉपर देख लेना। हाँ इसे घुमा लो, ठीक है ना। अब देखिए अभी जो हम लोग बात कर रहे हैं, ऑन है ना, हाँ, तो हम लोग अभी जो बात ये कर रहे हैं कि जो वेस्ट से ईस्ट कॉरिडोर, देखिए ये बैगनी रंग का, हाँ मतलब पोरबंदर से लेकर के बढ़ते बढ़ते ये बड़ा स्थान होते हुए ये उत्तर प्रदेश का ये होते हुए जगह ये जितना है क्या क्या, तो कानपुर है, कानपुर का लखनऊ है, लखनऊ होते हुए अपना ये बाराबंकी से इधर आसपास होते हुए, फिर खलीलाबाद के पास से गुजरते हुए यहाँ पर गोरखपुर होते हुए अपना गोपालगंज होते हुए ये उधर मोतिहारी होते हुए, और ये आपको दरभंगा के पास होते हुए इधर ये निकल जाता है इधर, ठीक है, पूर्णिया किशनगंज से इधर होते हुए पश्चिम बंगाल का ये हिस्सा, दार्जिलिंग इधर पास होते हुए, यहाँ से होते हुए असम में, और ये सब जगह होते हुए इस तरह से दिसपुर होते हुए उसके राजधानी के पास से होते हुए, और ये अंतिम में सिलचर एक जगह है असम में, ठीक है, तो यहाँ पर सिलचर तक ये समाप्त होता है। तो ये पोरबंदर से लेकर के गुजरात के पोरबंदर से शुरू होता है और ये असम के सिलचर में समाप्त होता है। तो ये क्या है, इसको कहेंगे पश्चिम पूर्व गलियारा, इंग्लिश में वेस्ट ईस्ट कॉरिडोर, ठीक है, कॉरिडोर को गलियारा कहते हैं। इसी तरह से एक और गलियारा है हमारे में, उत्तर से दक्षिण गलियारा। ये देखिए ये जो है हम ट्रेस कर रहे हैं पेन से, देखिए आप देख पाएंगे यहाँ से करके ऊपर से होते हुए ये आएगा और नीचे इस तरह से जाते 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 यहाँ देखिए सब ये बना हुआ है, और ये पूरा यहाँ दक्षिण तक, ये कन्याकुमारी तक। ऊपर कहाँ शुरू हुआ है, यहाँ पर आप देखिएगा श्रीनगर, ठीक है, श्रीनगर के पास, और इसका हल्का कभी इधर फैलाव भी होते रहता है आगे इधर उधर, ठीक है ना। ये श्रीनगर से होते हुए यहाँ पर पूरा ये मिलते कहाँ है, जो पश्चिम पूर्व गलियारा है और उत्तर दक्षिण गलियारा, ये कहाँ मिलता है, तो आप देखिएगा ये आपको ये और ये कहाँ मिला, एक जगह है कहाँ, झांसी, ये झांसी एक जगह है, ठीक है, जहां पर ये दोनों गलियारा मिलते हैं, ठीक है ना। एक मैप पर आप देख सकते हैं झांसी एक जगह है जहां पर पश्चिम पूर्व गलियारा और उत्तर दक्षिण गलियारा ये मिलता है, ठीक है। और इस मैप में एक चीज और दिखाया गया, हम लोग बाद में भी आएंगे डिटेल में, ये एक गोल्डन क्वाड्रिलेटरल। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल क्या था, परिवहन के लिए था। और देखिए क्वाड्रिलेटरल ऐसे है, एक भुजा ये है क्वाड्रिलेटरल का, क्वाड्रिलेटरल मतलब
क्वाड्री 4 लेटरल, देखिए एक बार, हाँ स्वर्णिम, इसको भी जाइए, हाँ ऑन है, हाँ इसको हम गोल्डन क्वाड्रिलेटरल को हिंदी में स्वर्णिम चतुर्भुज, चतुर्भुज 4 भुजा हो, तो 4 भुजा में पहला भुजा ये है, देख सकते हैं ये भुजा यहाँ से, कहा मुंबई से शुरू होते हुए यहाँ पर गुजरात के बहुत महत्वपूर्ण शहर से, सूरत वगैरह से होते हुए, ये बहुत देखिएगा यहाँ वडोदरा से होते हुए, अहमदाबाद से होते हुए, यहाँ पर ये ऊपर में यहाँ उदयपुर होते हुए, राजस्थान के उदयपुर होते हुए, फिर यहाँ पर चित्तौड़गढ़ यहाँ होते हुए, और ये अजमेर के पास से, और इस तरह से जयपुर होते हुए ये निकलते हुए और दिल्ली तक जाती है। ठीक है, ये कौन है, तो गोल्डन मतलब क्वाड्रिलेटरल यानी स्वर्णिम चतुर्भुज का एक भुजा मुंबई से दिल्ली तक, दूसरा भुजा दिल्ली से लेकर के कोलकाता तक, कहा दिल्ली से कोलकाता, इसमें कहां कहां जाता है, देखिए दिल्ली से होकर के उत्तर प्रदेश के बहुत अच्छे अच्छे शहरों में, कहां कहां, तो एक आगरा है, आगरा के बाद यहाँ आइएगा तो इटावा, इटावा के बाद आप यहाँ आएंगे कानपुर, कानपुर के बाद आप इधर आइएगा तो आपको दिखेगा यहाँ पर प्रयागराज, इलाहाबाद भी, और इलाहाबाद के बाद ये फिर बिहार में प्रवेश करता है, मुगल सराय से होते हुए निकलता है, मुगल सराय आप बहुत इंपॉर्टेंट स्टेशन है, जानते हैं जंक्शन है, तो मुगल सराय के पास से होते हुए ये बिहार में प्रवेश करता है, बिहार के भभुआ मतलब कैमूर, ठीक है ना, तो कैमूर जो जिला है उसमें आता है, और इधर रोहतास से होता हुआ औरंगाबाद से ये गुजरता है, और औरंगाबाद के बाद ये झारखंड में चला जाता है, हजारीबाग से होता हुआ, और इस तरह धनबाद, धनबाद जिला भी फेमस है कोल माइंस के लिए, कोयला के लिए, धनबाद से होता हुआ ये आसनसोल, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारे क्षेत्र बहुत इंपॉर्टेंट है जहां जहां से गुजर रहा है, आसनसोल, और आसनसोल के बाद आपको ये दुर्गापुर, आप जानते हैं कि लौह इस्पात उद्योग है वहां दुर्गापुर में, दुर्गापुर के बाद यहाँ पर देखिएगा शांति, ये यहाँ पर आगे बर्धमान एक जगह है, और फिर इधर से होता हुआ कोलकाता तक पहुंचता है। ठीक है, कोलकाता सिटी जो कि पश्चिम बंगाल का राजधानी है, और मतलब दूसरा भुजा ये दिल्ली के शुरू होकर के और कोलकाता तक पहुंचता। अब इसका तीसरा भुजा, तीसरा भुजा आप देख सकते हैं कोलकाता से यहाँ शुरू होता है, और यहाँ पर मेदिनीपुर एक जगह है पश्चिम बंगाल में ही, मेदिनीपुर के बाद ये आगे बढ़ता है, और उड़ीसा के बालेश्वर, बहुत इंपॉर्टेंट जिला है बालेश्वर, एक जगह है वहां पर, बालेश्वर से होता हुआ और यहाँ पर आगे बढ़ता है, और इस तरह से यहाँ पर भुवनेश्वर, भुवनेश्वर से होता हुआ, और फिर दक्षिण में आगे बढ़ करके हम लोग आंध्र प्रदेश में प्रवेश करते हैं, और आंध्र प्रदेश में यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट जगह जैसे कि श्रीकाकुलम, ठीक है ना, ये विजयनगरम के नजदीक जाता है, विशाखापट्टनम से होकर गुजरता है, विशाखापट्टनम बहुत इंपॉर्टेंट आपका पोर्ट है, यहाँ पर बंदरगाह है, जहां से ये यहाँ पर बहुत सारा खाद्यान्न है लॉयर्स का, आकर के रेलवे लाइन बिछाया गया है, यहाँ पर आप देख लीजिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर लॉयर्स के खाद्यान्न है छत्तीसगढ़ में, वहां से रेलवे लाइन बिछाया गया है विजयनगर विशाखापट्टनम, विशाखापट्टनम से फिर उसको जहाज में लोड करके इसको कहाँ इसको जापान और साउथ कोरिया अलग अलग देशों में भेजा जाता है लॉ इस्पात, ठीक है ना, तो विशाखापट्टनम से होता हुआ, और ये और इंपॉर्टेंट क्या जगह है यहाँ आप देख कि इलुरु एक जगह है, फिर आप विजयवाड़ा, ठीक है, विजयवाड़ा की जगह गुंटूर, ये सब इंपॉर्टेंट आंध्र प्रदेश में इंपॉर्टेंट जिला है, विजयवाड़ा, गुंटूर, और उसके दक्षिण होता हुआ यहाँ पर अंगोल है, और फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं यहाँ पर और यहाँ पर नेल्लोर भी बहुत इंपॉर्टेंट जगह है आंध्र प्रदेश का नेल्लोर, और नेल्लोर से आगे बढ़ता हुआ ये हमारा सिलुरु होते हुए पुलिकट लेक के पास में इधर ये चेन्नई में जाकर मिल जाता है, मतलब चेन्नई से लेकर के कोलकाता तक तीसरा ये भुजा है। ठीक है, इस चतुर्भुज का एक भुजा मुंबई से दिल्ली तक, दूसरा भुजा दिल्ली से कलकत्ता तक, तीसरा भुजा कलकत्ता से लेकर के चेन्नई यानी पुराना मद्रास तक, और चौथा अंतिम भुजा चेन्नई से लेकर के आपको मुंबई तक। तो इसमें कौन सा जगह होगा, तो चेन्नई से जब आप चलिएगा तो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट वेल्लोर मिलेगा, वेल्लोर आप सुने होंगे बहुत फेमस है, वेल्लोर से आप आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर ये बेंगलुरु बहुत इंपॉर्टेंट शहर है, आप हम सब जानते हैं इंडिया के आईटी सिटी के रूप में बहुत अच्छा रूप में डेवलप हुआ बेंगलुरु, कर्नाटक का राजधानी भी है बेंगलुरु से थोड़ा आगे आप बढ़ेंगे तो यहाँ पर आपको चित्रदुर्ग के पास से गुजरता हुआ, ठीक है, चित्रदुर्ग के पास से होता हुआ ये आपको
धारवाड़ क्षेत्र अब बहुत इंपॉर्टेंट है कर्नाटक में, किसके लिए? लॉयर्स के लिए। धारवाड़ क्षेत्र लॉयर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वहां पर एक जगह है, उससे होता हुआ बेलगावी, बेलगावी यानी बेलगांव, यहाँ एक जगह है, गांव है। इस क्षेत्र में गांधी जी कांग्रेस के एक ही अधिवेशन में भाग लिए हैं, अध्यक्ष बने हैं, अध्यक्ष लिए, सॉरी, वो अध्यक्ष बने हैं एक ही अधिवेशन में। वो कौन सा अधिवेशन था? 24वां 1900 कब 1924 का, हाँ 1924 का अधिवेशन था, ठीक है ना। ये बेलगावी में हुआ था, बेलगांव में, ठीक है ना। इसके अध्यक्ष कौन थे? हाँ, महात्मा गांधी, ठीक है। इसके बाद अब वो कभी राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बने, इसके पहले भी नहीं बने, इसके बाद भी नहीं बने। तो ये एक बेलगावी एक जगह था, इसलिए आपको याद रहना चाहिए। यहाँ से क्या निकला है? एनएच, ये स्वर्णिम चतुर्भुज का ये हिस्सा निकला हुआ है, ठीक है। ये चौथा हिस्सा, और आगे बढ़ा है कोल्हापुर। ये चप्पल के लिए इंपॉर्टेंट है, कोल्हापुरी चप्पल आप लोग सुनते हैं सब लोग, तो कोल्हापुर ये इंपॉर्टेंट है। हम कोल्हापुर में थे, कोल्हापुरी चप्पल वगैरह के लिए फेमस है, ठीक है ना। अब ये देखिए कोल्हापुर से ऊपर आगे हम जब बढ़ते हैं तो देखते हैं कि यहाँ पर सतारा एक जगह है। सतारा जो शिवाजी के जब अंग्रेजों के विरुद्ध जो अभियान था उसमें सतारा बहुत इंपॉर्टेंट जगह है। आप आएंगे मराठा के बारे में पढ़ेंगे तो दक्षिणी राजधानी के रूप में सतारा का महत्व है। और सतारा से आगे यहाँ पर बढ़ती पुणे, पुणे भी मराठों के लिए बहुत महत्वपूर्ण जगह है पुणे। और पुणे से फिर यहाँ पर अंतिम रूप से आज भी पुणे आज औद्योगिक रूप से भी बहुत विकसित हुआ है। तो पुणे के बाद यहाँ मिलते मिलते हम लोग मुंबई में आ जाते हैं। तो जो हम लोग सफर जो मुंबई से दिल्ली का, दिल्ली से कोलकाता का, कोलकाता से चेन्नई का, चेन्नई से फिर मुंबई का किए थे, ये स्वर्णिम चतुर्भुज। तो दो चीज है याद रखना है, एक स्वर्णिम चतुर्भुज जो ये 4 महानगरों को जोड़ता है, और दूसरा पश्चिम से पूर्व पोरबंदर से सिलचर, पश्चिम से पूर्व गलियारा, और दूसरा जम्मू कश्मीर के श्रीनगर को जोड़ता है। यहाँ पर कन्याकुमारी, तमिलनाडु के कन्याकुमारी को कौन जोड़ता है? उत्तर से दक्षिण गलियारा। तो 2 गलियारा ये इंपॉर्टेंट रखना है, ठीक है। एक प्रश्न था हमारे सामने कि जो गोपालगंज में एनएच जो है, ये NH 28 पहले था, अब इसको जगह जगह आप देखिएगा NH 27 क्यों है, ठीक है ना, कहा जा रहा है। तो इसका जवाब यही है कि ये जो NH है, नेशनल हाईवे, इसका रीनेमिंग होते रहता है। अगर मान लीजिए कि हमेशा विकसित करते रह रहा है राष्ट्र और प्रयास कर रहा है कि ये जितना इसका लंबाई उसको और से और बढ़ाया जाए, ठीक है ना। इसमें अगर सहजता के लिए हम किसी का नंबर बदलते हैं, इस तरह से जो गोपालगंज का NH 28 अब बदल के NH 27 हो गया है। इस बात को ध्यान देने वाला बात है, ठीक है। और इस तरह से अब अगला हम देखते हैं न्यूज क्या है। आप समझ गए, कैलिफोर्नियम जो तत्वता धातु, रेडियोधर्मी पदार्थ, गोपालगंज जिसमें NH 27 पर जब्त किया गया बॉर्डर पर, यूपी गोपालगंज के बॉर्डर पर, उत्तर प्रदेश गोपालगंज बॉर्डर पर। इसका वजन मात्र कैलिफोर्नियम जो धातु था 50 ग्राम था। कितना था? 50 ग्राम। और इसका दाम कितना था? 850 करोड़ रुपए। सोचिए कि कितना महत्वपूर्ण है ये, ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण चीज था, ठीक। अब हम लोग दूसरा पढ़िए और बताइए। देखिए जो अररिया जिला, अगर अररिया का हम लोग बात करेंगे तो आइए इसी मैप में देखते हैं एक बार कि ये मैप में यहाँ है, अररिया यहाँ पर है, आप लोग देख पाएंगे यहाँ पर ये अररिया, यहाँ से NH भी गुजरा है, जो पश्चिम पूर्व गलियारा है अररिया, ये बिहार है, गुलाबी रंग का ये बिहार है, और इसमें अररिया यहाँ पर लगभग पूर्वी भाग में है यहाँ पर, ठीक है। तो ये बताया जा रहा है कि बिहार के अररिया जिला, ठीक है, बिहार के अररिया जिले में बिहार के अररिया जिले में क्या होगा? देश का सबसे बड़ा चिड़ियाघर बनेगा। देश का बहुत महत्वपूर्ण चीज है कि देश का सबसे बड़ा चिड़ियाघर, देश का सबसे बड़ा चिड़ियाघर बनेगा, ठीक है। ये इसकी लागत होगी इसकी 1500 करोड़, और जमीन जो होगा 289 एकड़ होगा। 289 एकड़ में बनेगा, इतना बड़ा क्षेत्रफल में बनेगा। और इसमें जो कुल जो खर्च आएगा वो 1500 करोड़ रुपए का खर्च आएगा, ठीक है। तो अभी इसका शुरुआत हो गया है, सरकार इस इच्छा में है कि बिहार के अररिया जिले में देश का सबसे बड़ा चिड़ियाघर बनाए।
ठीक है जी। और तीसरा न्यूज ये है कि बिहार सरकार ने रबी दलहन प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी। हाँ हाँ, इस पर बिहार सरकार ने 40.86 करोड़ रुपए खर्च करने की फैसला किया। देखिए इस बार बिहार सरकार का है, ठीक है ना। तो रबी दलहन फसल प्रोत्साहन, ये तो सामान्य से बात, हालांकि किया जाता है समय 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 पर फसलों के प्रोत्साहन के लिए। रबी दलहन, इंपॉर्टेंट बात क्या है कि रबी सीजन में, रबी समय में, माने नवंबर दिसंबर ठंडे समय में दलहन फसल को प्रोत्साहन के लिए रबी दलहन, दलहन मतलब दाल, ठीक है ना। रबी दलहन फसल के प्रोत्साहन के लिए, प्रोत्साहन के लिए कितनी राशि है? 40.86 करोड़ रबी दलहन फसल प्रोत्साहन योजना बिहार सरकार लाई है। हम जो पढ़ रहे हैं बिहार का ही, ये जो हम लोग लिख रहे हैं ये बिहार के बारे में ही जान रहे हैं। और ये जो घटना है अगस्त महीने की है, अगस्त 2024 की है, इसलिए स्टूडेंट सब लोग जोड़ते चले जाएंगे अपने पास। हम लोग रेगुलर क्लासेस में इसको अपडेट करते रहेंगे, चीजों को लाते रहेंगे कि रबी दलहन फसल प्रोत्साहन योजना में ये बिहार सरकार की है। और जो जो राशि खर्च हो रही है इस पर 40.86 करोड़ है। ठीक है, अगला है ठीक है। अब देखिए ये एक अच्छा खबर निकल कर आया है और धीरे धीरे आप देखिए मदरसा पर भी शिकंजा कसा जा रहा है। तो फिलहाल अभी जो बात हो रहा है अधिनियम 1950 का, ठीक है। तो ये क्या है अधिनियम 1950? आइए देखते हैं कि अधिनियम मतलब कोई अधिनियम बनाया था किस किस के लिए? मंदिर के लिए, ट्रस्ट के लिए, धर्मशाला के लिए कुछ नियम बना हुआ था, अधिनियम बना हुआ था। इसको अधिनियम मतलब विशेष नियम। अधिनियम 1950 के तहत ये जो बिहार में, ये क्या राष्ट्र भर का बात कर रहा है कि बिहार का? बिहार का। तो अभी जो हम लोग अभी बात कर रहे हैं बिहार का ही कर रहे हैं, ठीक है ना। बिहार सरकार इसके द्वारा लाया गया है। तो अधिनियम 1950 में जो मंदिर का था, जो ट्रस्ट का था, और जो धर्मशाला है, और एक आप जानते हैं मठ बिहार में बहुत महत्वपूर्ण है, ये मठो है। ये चारों चीजों के लिए मुख्य रूप से एक पंजीकरण आवश्यक कर दिया गया। कोई ऐसा नहीं कि खोल करके अपना कहे कि हम चला रहे, नहीं। इनको अगर चारों आप कहीं भी स्थापित करते हैं तो इनका सरकार में, बिहार सरकार में आपको पंजीयन कराना आवश्यक होगा, क्योंकि रजिस्ट्रेशन कहते हैं, पंजीकरण कराना आवश्यक होगा। मतलब सरकार की नजर में होना चाहिए, पंजीकरण कराना आवश्यक होगा, पंजीकरण कराना आवश्यक होगा, रजिस्ट्रेशन। ठीक है। अब इस तरह से ये बिहार के लिए ये समझ। तो हम लोग अब थोड़ा सा बढ़ेंगे, हम लोग ज्योग्राफी के लिए यहाँ पर। ठीक है स्टूडेंट्स, अभी हम लोग अब ज्योग्राफी का बात करते हैं, यानी भूगोल में आते हैं। और भूगोल में हम लोग समझते हैं कि जहां से हम लोग अक्षांश देशांतर को थोड़ा समझे थे और हल्का फुल्का और भी बात किए थे, 4 मिनट 111 किलोमीटर, आप समझ रहे हैं हम क्या बोल रहे हैं। और 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर क्या है, समय का क्या अंतराल का बात है, ठीक है। अब मिर्जापुर क्या है, कुछ हम लोग समझ पा रहे हैं, ठीक है। उसमें थोड़ा सा और कुछ संगठन का बात किया था, आसियान क्या है, सार्क क्या है, और भी बात करते रहेंगे, बिम्स्टेक का ही बात करेंगे। हम लोग रोज नए नए चीजों का बात करते रहेंगे, हर चीज को जोड़ने रहेंगे। इसी कड़ी में भूगोल में हम लोग आते हैं। और अब हम लोग बात करते हैं कि भारत को, एक प्रश्न है, आप लोग चाहें तो YouTube पर जब अभी लॉन्च होगा तब आप लिख सकेंगे वहां पर कमेंट में, भारत को भूगर्भीय रूप से कितने भागों में बांटा गया है? कितने भागों में बांटा गया है? ठीक है,
भारत को भूगर्भीय रूप से कितने भागों में बांटा गया है? तो आइए इसका जवाब हम लोग देखते हैं, और एक चीज और देखेंगे यहाँ पर कि भूगर्भीय रूप से जब हम बात कर रहे हैं तो यहाँ एक और बात आता है कि भारत को भू आकृतिक रूप से, ठीक है, तो हम दोनों लिख लेते हैं और आप लोग को समझाएंगे भी इस बारे में। तो दूसरा भी यहां लिख लेते हैं, भारत को भू आकृतिक रूप में, इसको अगर इंग्लिश में कहिएगा इसको जियोलॉजिकल फॉर्म में, जियोलॉजिकल फॉर्म प्रयास करेंगे, जो इंग्लिश का टर्म भी देते रहेंगे, बाकी हिंदी का भी। और भारत को भू आकृतिक या हम कह सकते हैं, दूसरा शब्द क्या कह सकते हैं, या स्थलाकृतिक, स्थल आकृतिक, भारत को स्थलाकृतिक रूप से कितने भागों में बांटा गया है? कितने ठीक है, तो आइए इस चीज को समझे, और इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे? भू आकृतिक को हम लोग फिजियोग्राफी कहते हैं, इंग्लिश में ये वर्ड है फिजियोग्राफिकली, मतलब जियोग्राफिक रूप से, फिजियोग्राफिकली। तो इसको समझने के लिए थोड़ा सा हम लोग देखते हैं और हम लोग करते हैं कि यहां जो बात है भूगर्भीय रूप का, तो भूगर्भ क्या होता है? भूगर्भ ये है कि कोई भी चीज बना कैसे है, बेस से नीचे से कोई चीज कैसे बना है। जैसे अभी हम लोग जो बिहार में है, उत्तर प्रदेश में है, हम लोग समतल मैदान में है, ठीक है। तो अगर यहां से अगर औसतन 2 किलोमीटर नीचे जाया जाए तो हमको चट्टान मिल जाएगा, औसतन कर सकते हैं। औसतन का मतलब हुआ कहीं 2 किलोमीटर पर मिलेगा, कहीं 3 किलोमीटर पर, कहीं 1 किलोमीटर पर मिल सकता है, कहीं 4 किलोमीटर पर। तो लगभग अगर देखिएगा तो लगभग 1 से 2 किलोमीटर के नीचे हमको ये जो मिट्टी जो बिछी हुई है, दोमट मिट्टी, वो समाप्त हो जाएगी और क्या मिल जाएगा? चट्टान, जो वास्तविक चट्टान है वो मिल जाएगा। तो ठीक है, यानी कि सामान्य रूप से बात करते ये जो है बाद में आया है, जो नदियां जो काट करके लाई है मिट्टी और आके जमा की है, तभी तो अगर हम जाते हैं 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, तो हमको क्या मिल जाता है? चट्टान मिल जाता है, ये मिट्टी समाप्त हो जाता है। समझ पा रहे हैं? तो यही है कि बेसिकली भूगर्भ अगर नीचे से हम देखें कि जमीनी स्तर पर, अंडरग्राउंड लेवल, सबसे नीचे स्तर पर, तो ये कहां से बना हुआ है? तो ये एक बात हुआ। दूसरा कि जो हमारे उत्तर में जो हिमालय पर्वत है वो क्या था? मूल रूप से हम जानते हैं कि तैतीस सागर था वहां पर। तो पहले तो वो नहीं था, और जो 2 प्लेट टकराया, एक भारतीय प्लेट था और दूसरा उधर से यूरेशियन प्लेट टकराया। यहां से भारतीय प्लेट ऊपर जा रहा था, यूरेशियन प्लेट तो इधर से, ये तो यहाँ पर पृथ्वी पर तो सब एक ही समान है, तो ऐसे ऐसे टकराया। ये 2 प्लेट आ रहे थे, भारतीय प्लेट और यूरेशियाई प्लेट, ये उत्तर की तरफ, ये दक्षिण की तरफ, ठीक है। और इधर आकर ये टकराए और ऊपर उठने लगे। ठीक इसीलिए यहां पर क्या है? हिमालय वाला जो है तैतीस सागर की जगह पर हिमालय पर्वतमाला का संरचना बना, ठीक है। तो यहां पर हम देखेंगे जमीन पर जितना भी नीचे जाइएगा तो पर्वतमाला ही का दिखेगा, रूट मिलेगा। यानी भूगर्भिक रूप से हम समझ चुके हैं कि वहां पर वही चीज है, ग्रास रूट लेवल से आया है, ठीक है ना। तो यहाँ पर्वतमाला है, उसका रूट भी पर्वतमाला। लेकिन यहाँ पर देखिएगा समतल मैदान, ये पूरा का पूरा क्षेत्र जो है ये पुराना समतल मैदान, आज इसमें पानी कम हो गया तो बालू हो गया है, ठीक है ना, वर्षा कम हो गई है। तो ये पूरा जो है पंजाब, हरियाणा, राजस्थान का ये क्षेत्र, पूरा ये उत्तर प्रदेश, ये बिहार का, ये पश्चिम बंगाल, असम का ये क्षेत्र क्या है? ये मैदानी समतल मैदान है, ठीक है ना। लाई गई मिट्टी नदियों द्वारा काट काट करके इधर से उधर से ऊपर से बिछाई गई मिट्टी है। तो बहुत गहरी नहीं है, 2 से 4 किलोमीटर तक ही है। उसके नीचे जाइएगा तो आप चट्टान मिल जाएगा। बात समझ गए ना। तो भूगर्भिक रूप से देखते हैं तो ये एक तरह का है, एक दूसरे तरह का मिट्टी बिछी हुई है। और ये तीसरा जो हमारा वास्तविक जो भारतीय भूखंड था, जो कि उत्तर की तरफ चल रहा था, यही था भूखंड था, ठीक है ना। और यही चट्टान था, मूल चट्टान यही था। तो तीसरा जो मुख्य रूप से था ये दक्षिण का प्रायद्वीपीय जो पठार था, यही था। तो अगर हम भूगर्भीय रूप से भारत को 3 भाग में बांटते हैं, आप
शायद समझ पाए हम क्या कह रहे हैं। और इसके साथ ही साथ एक बात और हम बोल देना चाहते हैं कि ये जो जब भूगर्भीय हम बता रहे हैं तो यहां पर हम भू आकृतिक भी अब बता ही दें। भू आकृतिक या स्थलाकृतिक, आप जानते हैं कि ये तो सिंपल है थोड़ा। स्थलाकृतिक मतलब ऊपर से स्थल का आकृति क्या है, ठीक है, ऊपर से स्थल का आकृति क्या है आप खुद देखिएगा। तो ये जो भारत का ये जो जगह है, यहां पर भारत का ये जो जगह देख पाइएगा, तो आप देखिएगा कि ऊपर में यहां पर्वतमाला है। हम यहां एक प्राकृतिक मैप भी लगा देंगे आगे, अभी तो ये राजनीतिक मैप है, पॉलिटिकल मैप है। यहाँ पर एक नेचुरल मैप भी लगाएंगे भारत का, ठीक है, प्राकृतिक मैप। तो ये पर्वतमाला है, ठीक है, यहाँ पर। तो ये है पहला, भूगर्भीय का है। दूसरा ये समतल मैदान है यहां से यहां। तीसरा क्या है, तीसरा ये प्रायद्वीपीय पठार है। 3 हो गया, ये हो गया भूगर्भिक रूप से, ठीक है। और जब हम बात करते हैं स्थलाकृतिक रूप में, तो पहला क्या हो गया, स्थलाकृतिक रूप में पहला पर्वतमाला तो रहेगा ही रहेगा, उसका एक अलग है, ठीक है। दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा समतल मैदान हो जाएगा, ठीक है, यहां पर हो गया। लेकिन जो ये जो क्षेत्र है ये तो है मैदान ही है, ये क्षेत्र जो है मैदान ही है, ठीक है ना। लेकिन अब ये उपजाऊ नहीं है, पानी कम हो गया है समय के साथ। वहां पर पुरानी संस्कृतियां थी, अब ये पानी कम हो गया और ये एक रेगिस्तान के रूप में परिणत हो गया। तो इसको एक तीसरा रूप में हम बांट लेते हैं, ये रेगिस्तान है, ठीक है। और चौथा रूप क्या हो जाता है, तो चौथा रूप ये तटीय भाग हो गया। ये इधर का पूर्वी तट में पतला सा ये है मिट्टी, उपजाऊ मिट्टी है। इधर पश्चिम में भी पतली ये जो क्षेत्र है ये उपजाऊ मिट्टी है। पांचवा क्या हो जाता है, तो पांचवा ये प्रायद्वीपीय पठार हो जाता है, बीच का ये जो क्षेत्र है प्रायद्वीपीय पठार का क्षेत्र है, ठीक है। और छठा हमारा अंतिम रूप से जो ये अंडमान निकोबार का द्वीप समूह है, ये लक्षद्वीप समूह है, इस तरह का इधर उधर और भी कुछ ड्यूमुरे द्वीप है, यहाँ पर इधर भी कुछ द्वीप है। इन सब को मिला करके हमारा भारत को स्थलाकृतिक रूप से हम भारत को स्थलाकृतिक रूप से 6 भाग में बांटते हैं और भारत को भूगर्भीय रूप से 3 भाग में बांटते हैं, ठीक है। तो इसको लिख लिया जाए, पहला है मध्य का विशाल, तीसरा है ये 3 है, ठीक है। तो भूगर्भीय रूप से 3 भाग में बटा हुआ है, बता चुके हैं। और भू आकृतिक रूप से, स्थलाकृतिक रूप से ये एक तो आ जाएगा उत्तर का हिमालय पर्वतमाला, दूसरा आ जाएगा समतल मैदान मध्य का। लेकिन अब समतल मैदान में टूट हो जाएगा, रेगिस्तान का क्षेत्र जो है उसको हम लोग थार रेगिस्तान को अलग कर देंगे मध्य का। तीसरा है ऐसा क्यों है, क्योंकि ये उपजाऊ नहीं था ना, इसको चूंकि ये समतल मैदान वहां काफी उपजाऊ है, जबकि ये इसका पानी बहुत समाप्त हो गया था। इसको जबरदस्ती हम लोग नहर निकाले, बहुत तरह का व्यवस्था किए, अब थोड़ा थोड़ा ठीक हो पाया है।
लेकिन फिर अब इसमें एक अलग समस्या आ गया, नमक ऊपर सतह पर आ गया, एक अलग ही समस्या यहाँ खड़ा हो गया है। चौथा है दक्षिण का प्रायद्वीपीय पांचवा है पूर्व तथा पश्चिम पूर्व तथा पश्चिम तट का मैदान, तट का मैदान। अब ये जो है इसी से निकल गया है। अब इन दोनों को मिला करके हम लोग बस यही बनाए थे, और मध्य का जो विशाल समतल मैदान है इससे ये निकल गया है। देख रहे हैं आप लोग, समझ पा रहे हैं? इन दोनों को मिला दीजिएगा तो ये हो जाएगा, इन दोनों को मिला दीजिएगा तो आपको ये हो जाएगा, और ये ऐसे ही है। थोड़ा सा इसका एक और फैलाव आप देख सकते हैं, और कुछ और भी है, वो लास्ट है, ये आपका द्वीप समूह है। द्वीप समूह जो है कहीं ना कहीं जो प्लेट ये कैसे बना है, आप खुद सोचिए कि हिमालय पर्वतमाला कैसे बना है, दो प्लेट टकराया ना उससे, तो ये जो अंडमान निकोबार द्वीप है, जगह जगह का इधर का फैलाव ही तो है। यहाँ पर बहुत सारा क्षेत्र डूब गया है, कुछ कुछ जो ऊंचा वाला ये भाग है ये है, इसलिए ये है, ठीक है ना। तो बहुत सारा चीज इसका हिस्सा है। हालांकि इसके अलावा भी एक लक्षद्वीप एक अलग तरह का है, कोरल, हाँ कोरल का प्रवाल, जिसको हिंदी में प्रवाल भी कहते हैं, ये प्रवाल द्वीप है, एक जीव होते हैं प्रवाल, वो इतना जमा मरते मरते जमा होते होते बना देते हैं, द्वीप समूह बना देते हैं प्रवाल द्वीप। और यहाँ का खासियत है कि यहाँ पर मुस्लिम आबादी सबसे ज्यादा है लक्षद्वीप समूह में, ठीक है। तो ये इन दोनों को जोड़ दीजिएगा तो ऊपर वाला 2 बन जाएगा, और इन दोनों को जोड़ दीजिएगा तो ऊपर वाला 3 बन जाएगा। ये तो एक है, और इसमें थोड़ा सा और हल्का बदलाव ला दीजिएगा तो एक अलग बात, शायद थोड़ा समझ सकते हैं आप लोग, इस तरह से ध्यान में भी रहेगा हम लोग को, ठीक। अब तो जो हम चाह रहे थे कि इसका एक आप लोग को बता तो दिए हैं, एक ये चीज था, दूसरा ये चीज था जो अभी आप लिखे, इसको मिटाए भी हम, लेकिन थोड़ा सा एक समझाने के लिए हम चाह रहे थे, एक आपको जैसे कि कोई भी चीज, और हम अब मनुष्य से ही बात करें तो मनुष्य जो हमारा ऊपरी ढांचा कैसा है, ठीक है। एक है कि हम अंदर से कैसे हैं, अगर हम सच्चे इंसान है, अच्छे इंसान है कि क्या है, हमारा सोच क्या है, ईश्वरीय सोच है कि हमारा कोई व्यापारिक सोच है, कि हम झूठ बोलना पसंद, किस रेशियो में अलग अलग मानों को बांट सकते हैं। एक जो कि प्योर 100% ईमानदार और धर्मनिष्ठ, एक है कि आधा आधा धर्मनिष्ठ भी आधा, और झूठ सच बोलने में भी आधा रहता है, और एक तीसरा कि वो पूरा का पूरा ही कोई धर्म से ज्यादा मतलब नहीं, और कोई सही से कोई मतलब नहीं, वो पूरा का पूरा डूबा हुआ है। ठीक समझिए, इसी तरह से अगर इसको भूगर्भीय रूप ले लीजिए कि मतलब अंदर से आदमी कैसा है, सोच विचार क्या है, वो क्या सोचता है, ठीक है, वो एक अंदर से आदमी को बांटने का तरीका ये है। उसी तरह कोई असलाकृति है, इसको भी हम लोग कैसे बांट रहे हैं कि वो अंदर से कैसे बना हुआ है, नीचे से वो उसके जो मूल जो निर्माण हुआ है वो कैसा है, ठीक है। और एक हो गया अस्त्राकृतिक, मतलब ये ऊपर से कैसा है आदमी, मतलब देखने से लंबा है या मध्यम कद का है या नाटा है, कि गोरा है, ज्यादा गोरा है, एकदम व्हाइट है, कि ठीक ठीक है, एकदम सांवला है, कि एकदम काला ही है, अफ्रीका के लोग एकदम काला, एकदम अलग अलग, ठीक है। तो ये कि पीला पीला है, थोड़ा आंख उसका भूरा भूरा है, आंख काला है, कि आंख थोड़ा सा मिक्स है। तो ये सब समझिए, ये क्या हो गया, ये अस्त्राकृतिक या भू आकृतिक रूप से। जो बाहरी आवरण है वो आपको भू आकृतिक या अस्त्राकृतिक है, जो अंदरूनी जो गुण है, जो समझ है, वो हमारा ये भूगर्भीय रूप है, ठीक। ये हम लोग थोड़ा पठार को समझते हैं, भारत में जो पठारी संरचना है उसको थोड़ा देखते हैं, और इस तरह से उसका हिमालय पर्वत में हो जाएंगे। तो देखें कि भारत का जो पठारी संरचना है वो किस तरह से
यहां पर समझिए हम लोग अरावली है, अरावली श्रेणी यहां पर अरावली मतलब यहां गुजरात के उत्तरी भाग, ठीक है। गुजरात के उत्तरी भाग आप इस मैप में भी देख सकते हैं। गुजरात का उत्तरी भाग यहां से शुरू होता है और यह राजस्थान से होता हुआ और ये दिल्ली के इस क्षेत्र तक ये जाता है, ठीक है। ये अरावली श्रेणी का विस्तार है और इसको हम लोग इसी को हम लोग दिखाते हैं, ठीक है। और यहां पर ये अरावली श्रेणी का विस्तार है और यहां पर जो शिखर है इसका गुरु शिखर है। अरावली श्रेणी का, अरावली पहाड़ी का जो ये श्रेणी है इसका सबसे ऊंचा चोटी का क्या नाम है? गुरु शिखर, ठीक है, गुरु शिखर। और इसकी ऊंचाई कितनी है? 1722 मीटर, ठीक है। अब देखिए कि अरावली के बाद यहां पर ये जो भाग है ये मालवा पठार कहलाता है, मालवा पठार। और ऊपर का जो ये सीमा है अरावली श्रेणी के बाद, ये जो ऊपर का सीमा है ऐसे ही लगा रहता है और यहां से विस्तृत होते 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 ये राजमहल पहाड़ी तक ये विस्तृत होता है। ये आपको बॉर्डर है, पश्चिम बंगाल के बॉर्डर, झारखंड के बॉर्डर तक राजमहल की पहाड़ियां हैं यहां पर, ठीक है। और यहां पर बीच में हमारा बुंदेलखंड है, बुंदेलखंड पहाड़ी। फिर इसके बाद आएगा भांदेर पहाड़ी। फिर इसके बाद आप देखिएगा कि यहां पर हमारा एक बीच में मतलब बुंदेलखंड और भांदेर के बाद एक जो छोटा क्षेत्र पड़ता है जो कैमूर पहाड़ी के बीच में है वो बघेलखंड आता है। हम इसको चाहेंगे यहीं लिख दें, बघेलखंड है यहां पर, ठीक। और ठीक इसके बाद जो हमारे बिहार में है आपका कैमूर और रोहतास क्षेत्र, वहां पर कैमूर पहाड़ी है, कैमूर पहाड़ी यहां पर है, ठीक है। इसके बाद आप देखिएगा कि कैमूर पहाड़ी के यहां दक्षिण में आपको, ऐसे तो गिरिडीह की पहाड़ी भी हो सकता है, पलामू पहाड़ी है, सब छोटा छोटा है, लेकिन मुख्य रूप से अगर हम लोग बात करेंगे तो छोटा नागपुर का पठार है। यहां पर क्या है? छोटा नागपुर का पठार है, छोटा नागपुर का पठार, बड़ा सा विस्तृत है यहां पर। यहीं पर सिंहभूम का क्षेत्र है जहां पर लॉयर्स मिलता है, ठीक है ना, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम। और ये छोटा नागपुर के बाद आप जब देखिएगा यहां पर तो सबसे अब महत्वपूर्ण चीज आता है, शुरू होता है यहां पर मालवा पठार से नीचे में आपका जो विंध्य पर्वत जो है, विंध्याचल पर्वत जो इसका यह विस्तार इधर तक है, ठीक है ना। कहां तक है? तो कैमूर पहाड़ी, बिहार के भभुआ के रोहतास के आसपास तक है इसका विंध्याचल पर्वत का विस्तार। और उसी के दक्षिण में नदी कौन है? आपका नर्मदा नदी है, ठीक है ना। तो विंध्य पर्वत है यहां पर, अगर देखिएगा तो आपका ठीक है। और बीच में जो हमारे पास जो नदी है ये नदी क्या है? ये है नर्मदा नदी। ठीक इसी तरह ये इस पर्वत का नाम लिख देते हैं। ये पर्वत का नाम क्या है?
विंध्य पर्वत या विंध्याचल, विंध्य पर्वत, ठीक है। विंध्या रेंज भी कहते हैं, विंध्य पर्वत श्रेणी भी कहते हैं। इसके ठीक दक्षिण सतपुड़ा है। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी, ठीक है, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। विंध्याचल ज्यादा बड़ा है, ये थोड़ा छोटा है उसके मुकाबले। इसका नाम है सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। ठीक इसके दक्षिण में एक नदी है, इसका क्या नाम है? वेरी गुड, इसका जो नदी है उसका नाम है ताप्ती। और इसका नाम है हमारा ताप्ती नदी। उसके बाद एक यहां पर आपका जो पर्वत श्रेणी है, छोटा सा पहाड़ी क्षेत्र है, इसका नाम है आपका सतमाला। क्या है? सतमाला। यहां पर ये बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन यहां पर सतमाला, सतमाला पहाड़ी। अब देखिए कि सतमाला के बगल में अलग अलग तरह का पहाड़ी विस्तार है। अब ये क्या है हम देखते हैं। इसके अब आप जब इधर जाइएगा तो सबसे इधर में आपको दिखेगा यहां पर एक उत्तर से दक्षिण में ही ये आपका मैकाल पर्वतमाला है, मैकाल पर्वत श्रेणी, मैकाल रेंज इंग्लिश में कहते हैं, या हिंदी में मैकाल श्रृंखला हम कह सकते हैं, ठीक है। अब सतमाला के बाद हमारे बहुत सारे छोटी छोटी पहाड़ियां हैं। यहाँ पर आप देखिएगा हरिश्चंद्र है सबसे नीचे, उसके अजंता है, फिर उसके बाद देखिएगा आपका महादेव पहाड़ी है यहाँ पर। तो इसका हम देख लेते हैं विस्तार क्या है। आप लोग इसको लिखते जाइएगा, ठीक है ना, इसको लिखते जाइए, हम इसको और नीचे पूरा कर देते हैं। ये देखिए यहां पर जो हम लोग लिखे हैं, सतमाला के बाद यहाँ गाविलगढ़ पहाड़ी है, उसके बाद महादेव पहाड़ी है, उसके बाद यहाँ पर हमने लिखा है अजंता पहाड़ी,
ठीक है। उसके जस्ट अजंता के यहाँ पर थोड़ा सा दक्षिण पश्चिम की तरफ हम बालाघाट पहाड़ी है, ये महाराष्ट्र में है, ठीक है। और अजंता भी महाराष्ट्र में है। इसके बाद हरिश्चंद्र पहाड़ी, ये भी महाराष्ट्र में है, ठीक। अब मैकाल श्रृंखला जो है ये मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ यहाँ पर सीमा पर है, सीमावर्ती भाग में ये पहाड़ी है। और यहाँ से 3 नदियां निकलती हैं, हम जानते हैं। एक नदी यहाँ पर महानदी के रूप में उड़ीसा में गिरती है, दूसरी नदी यहाँ पर नर्मदा के रूप में यहाँ से निकलती है, ठीक है। यहाँ पर इसी से निकलती है यहाँ। और तीसरी नदी यहाँ सोन नदी, जो कि यहाँ पर पास होते हुए कैमूर पहाड़ी के बगल से होते हुए गंगा नदी में मिल जाती है, ठीक है। इस तरह का विस्तार है। एक नाम हम लिख रहे हैं वो है गढ़जात पहाड़ी, और हम मैकाल के इस साइड में है ये आपको उड़ीसा में, जो उड़ीसा राज्य है उसके उत्तरी हिस्सा में गढ़जात पहाड़ी है। गढ़जात बहुत फेमस है, गढ़जात पहाड़ी, गढ़जात पहाड़ी। ये हम लोग चर्चा कर रहे हैं प्रायद्वीपीय जो पठार है उसका क्या क्या अलग अलग जो पठारी भाग है उसका अलग अलग नाम से जानते हैं अलग अलग राज्य में। तो गढ़जात पहाड़ी जो है ये कहाँ है? ये आपको उड़ीसा में है, उड़ीसा में है। ये जो है आपको मध्य प्रदेश, मैकाल श्रृंखला मध्य प्रदेश और प्लस छत्तीसगढ़, ये सब सारा जो है महादेव, और ये सारा ये आपको महाराष्ट्र में है। मालवा पठार यहाँ पर मध्य प्रदेश में ही है। ये विंध्य भी उधर ही मध्य प्रदेश में हिस्सा है। यह अरावली श्रेणी तो हम जानते हैं कि ये कहाँ पर, तो गुजरात के उत्तर गुजरात प्लस राजस्थान और दक्षिण दिल्ली के दक्षिणी भाग में, दक्षिण दिल्ली में है। ये अरावली का, और अरावली का ही सबसे ऊंची श्रेणी क्या है? गुरु शिखर, जिसकी ऊंचाई है 1722 मीटर। हम और अभी आते हैं जस्ट इसे साथ ही साथ। अब देखिए कि एक जो है दंडकारण्य, अभी हम गढ़जात पहाड़ी का बात की, एक दंडकारण्य है और ये फेमस है। और दंडकारण्य कहाँ है? तो यहाँ पर बहुत बढ़िया बात है, ये छत्तीसगढ़, यहाँ पर दंडकारण्य, ये दंडकारण्य मतलब इसको कहिएगा दंडक अरण्य। यहाँ कहते हैं रामजीत ना जो ये सब घूमे थे दंडक अरण्य, दंडक प्रदेश में दंडकारण्य, ये राज्य हो जाएगा छत्तीसगढ़। और ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है, कभी भी पूछा जा सकता है किस राज्य में कौन सा है? छत्तीसगढ़। और उसका इस दंडकारण्य ये पहाड़ी होने से यहाँ पर क्या इंपॉर्टेंस है कि यहाँ पर आपको लौह अयस्क मिलता है, ठीक है ना। और लौह अयस्क का इसको हम विशाखापट्टनम के पोर्ट तक रेलवे गाड़ी से, रेल लाइन के थ्रू हम लोग जोड़ते हैं और यहाँ से करके हम लोग विदेशों में इसको निर्यात किया जाता है, ठीक है। अब इसके बाद देखिएगा एक तेलंगाना पहाड़ी यहाँ पर है, जो आंध्र प्रदेश का पुराना जो भाग था तेलंगाना, तो वो टूट गया है, तेलंगाना अलग राज्य हो गया है और आंध्र प्रदेश अलग राज्य है। तो यहाँ पर एक तेलंगाना का पहाड़ी है, तेलंगाना पठार है। ये भी बहुत मिनरल सब मिलता है यहाँ पर, बहुत सा खनिज मिलता है तेलंगाना पठार में। अब इसके नीचे आप आइएगा तो आंध्र प्रदेश में, जो कि अभी वर्तमान का आंध्र प्रदेश है, एक मिनट देखिए, जैसे हम लोग देखते हैं यहाँ पर मैप पर, तो देखिए कि ये है क्या, ये वर्तमान तेलंगाना है, ठीक है।
जो कि आंध्र प्रदेश जो कथी ये वाला हिस्सा है, इससे टूट के अलग हो गया है, तो यहीं पर तेलंगाना पठारी है और यहाँ पर नल्ला मल्ला आएगा। फिर हम बाकी अभी बात करते हैं, ठीक है। यहाँ पर नल्ला मल्ला, ये प्योर आंध्र प्रदेश में है। तेलंगाना पठार तेलंगाना राज्य में अब नया राज्य बन चुका है, और जो नल्ला मल्ला है ये आंध्र प्रदेश, वर्तमान के आंध्र प्रदेश राज्य में। वेलिकोंडा और पालकोंडा, यहां हम लोग जैसे आएंगे, वेलिकोंडा एक पठारी है, वेलिकोंडा ये आंध्र प्रदेश में है, इसलिए नाम भी इसका कोंडा, ये मतलब उसको समाप्त करने वाला, उसकी हत्या करना। कोंडा मतलब जीतने वाला सेंस में। तो वेलिकोंडा, वेलिकोंडा, वेली प्रदेश होगा, वेली क्षेत्र होगा, वेलिकोंडा कहते हैं, ठीक है। और यहां पर जाइएगा ऊपर नीचे, यहां पर उत्तर से दक्षिण में, यहां पर पालकोंडा, एक पहाड़ी का क्या नाम है, पालकोंडा, इसका नाम है पालकोंडा। पालकोंडा, पाल इस जो क्षेत्र होगा इसको जीतने वाला को पालकोंडा, कोंडा मतलब जीतना होता है वहां उस भाषा में। और ये जो तीनों है ये आंध्र प्रदेश राज्य में है, ये जो तीनों है ये आंध्र प्रदेश राज्य में है। अब देखिए एक नया है पहाड़ी, और ये फेमस है, बार बार प्रश्न में भी आता है, और ये तमिलनाडु क्षेत्र में इसके नीचे आ जाता है, और प्रश्न में भी बहुत बार आया हुआ है, इवन यूपीएससी में भी आया है। जवादी और सेवरॉय, जवादी और सेवरॉय, ठीक है। तो यहां है फेमस, देखिएगा जवादी पहाड़ी या पर्वत, जवादी तमिलनाडु क्षेत्र में आता है जवादी, ये फेमस है, थोड़ा ध्यान में रखना है, बस इतना ही तो है। एक बार बार रिवाइज करते रहेंगे, हम लोग नाम लेते रहेंगे, याद हो जाएगा, क्योंकि यही सब प्रश्न में आता है, यही मुख्य है। जवादी श्रेणी, पर्वत श्रेणी, जवादी श्रेणी, और दूसरा है सेवरॉय, शिव से सेवरॉय आपको याद रह सकता है, सेवरॉय याद रखिएगा। पूछता है, क्रम भी पूछ देता है, कौन ऊपर है कौन नीचे, तो याद रखिए जवादी जो श्रेणी है ऊपर है, उत्तर में है, और जो सेवरॉय है दक्षिण में है, तमिलनाडु राज्य में सेवरॉय श्रेणी मतलब पर्वत श्रेणी, ठीक। अब यहां पर जवादी सेवरॉय के यहां पर देखिए नीलगिरी की ये जो है क्षेत्र, जो कि तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक के ये क्षेत्र, ये नीलगिरी की बहुत फेमस है। या दूसरे रूप में हम लोग आगे क्लास में देखेंगे कि जो पश्चिम का जो पठार है और ये पूरब का पठार है, यहाँ मिलता है। नीलगिरी जो ये पहाड़ी क्षेत्र है, नीलगिरी की पहाड़ी बहुत फेमस है यहाँ पर, नीलगिरी की पहाड़ी, इसको ब्लू माउंटेन्स भी कहते हैं। नीलगिरी की पहाड़ी बहुत फेमस है, घूमने के लिए बहुत मजेदार जगह है नीलगिरी की पहाड़ी। ये कहाँ है, बॉर्डर पर है, किस किस के बॉर्डर पर, तो तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक राज्य के बॉर्डर पर है नीलगिरी की पहाड़ी, ठीक है। इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है, नहीं इसकी नीलगिरी पहाड़ी की, हाँ डोडा, इसका सबसे ऊंची चोटी का नाम है डोडा बेटा। इसका ऊंचाई बता सकती हैं, ठीक है, टफ होता है, ठीक है ना, तो इसका ठीक है टफ होता है थोड़ा ऊंचाई बता पाना, लेकिन बस हमको रिलेटिव ऊंचाई पता होना चाहिए, ज्यादा सबसे। हाँ नहीं ठीक है, आपका सही है, इतना प्रयास तो की है। 2637 मीटर, 2637 मीटर। और सबसे ऊंची कौन है, अन्नायमुदी, हाँ ठीक है। तो सब जो इसके दक्षिण में एक पहाड़ी है, क्या नाम है, अन्नामलई, इस पहाड़ी का नाम है अन्नामलई, ठीक है। इसको यहीं रखते हैं, इस साइड लिखते हैं
अन्नामलई, अन्नामलई, अन्नामलई पहाड़ी। और सबसे इसकी ऊंची चोटी क्या नाम है? हाँ, अन्नायमुडी, अन्नाई, ये जो है इस क्षेत्र की, और ये पश्चिमी और पूर्वी जो पठारी भाग है इसकी सबसे ऊंची चोटी है, क्या नाम है? अन्नायमुडी। अन्नायमुडी जो है पश्चिमी पठार और पूर्वी पठार की सबसे ऊंची चोटी है, और इसकी ऊंचाई कितनी है? 2695 मीटर, ठीक है ना। और ये नीलगिरी के हम लिख देते हैं 3 राज्यों में है, कहां कहां? तो एक तमिलनाडु लिख लीजिएगा, एक प्लस दूसरा है केरल, और एक तीसरा है कर्नाटक। तीनों में फैला हुआ है थोड़ा थोड़ा ये भाग, ठीक है। ज्यादातर तमिलनाडु में है, ज्यादातर भाग इसका तमिलनाडु में फैला हुआ है, ठीक। ये जो अन्नायमुडी है ये पूर्वी पठार और पश्चिम पठार की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। एक लास्ट इसमें है कार्डमम हिल, इलायची पहाड़ी भी कहते हैं उसको, ठीक है। ये प्रश्न क्या पूछता है? इसमें प्रश्न पूछता है कि ये पहाड़ी का जो संरेखन है किस तरह से सजा हुआ है। तो ये उत्तर से दक्षिण की तरफ ये प्रश्न पूछता है, परीक्षा में आया भी है कि भारत के दक्षिण में किस पहाड़ी का, दक्षिणतम भाग में किस पहाड़ी का जो संरेखन है, अलाइनमेंट, इंग्लिश में इसको अलाइनमेंट कहते हैं, तो किस पहाड़ी का संरेखन यानी अलाइनमेंट उत्तर से दक्षिण की तरफ है? तो ये पहाड़ी है कार्डमम हिल्स, मतलब इलायची पहाड़ी, इसका नाम है इलायची या इंग्लिश में कार्डमम पहाड़ी। ये प्रश्न आया हुआ है परीक्षा में। ये दक्षिण से उत्तर से दक्षिण की तरफ है, उत्तर से दक्षिण फैलाव है इसका, या विस्तार कर सकते हैं, फैलाव या विस्तार इसका ऐसा, ठीक है। इलायची पहाड़ी का है। अब देखिए कि ये ऐसा है हम 2 चीज और इसमें ऐड करेंगे। एक तो एक अच्छा खासा विस्तार हो गया, कुछ चीज और ऐड करते हैं इसमें। नाम है बहुत फेमस है कलसूबाई, ठीक है। कलसूबाई, और आप दूसरा जानते हैं सतमाला पहाड़ी जो हम लिखे हैं उसके दक्षिण में कहीं ना कहीं एक जगह है कलसूबाई, ठीक है। कलसूबाई एक ऐसा चोटी क्षेत्र है, ऊंचा क्षेत्र है, यहां से गोदावरी नदी इसी क्षेत्र के आसपास से निकलती है, कलसूबाई, ठीक है ना। तो कलसूबाई पहाड़ी क्षेत्र है, और ये इसका नाम है कलसूबाई पहाड़ी क्षेत्र, कलसूबाई ये चोटी है, और यहीं से गोदावरी नदी निकलती है। इसकी जो ऊंचाई है, ठीक है, ये आपको 1600 कुछ मीटर है, 1646 मीटर कलसूबाई का है, अब 1567 है इसकी सतमाला की सबसे ऊंची चोटी का। तो कलसूबाई की ऊंचाई है 1646 मीटर, और सतमाला पहाड़ी की जो सबसे ऊंची चोटी है, इसकी कितनी सबसे ऊंची चोटी सतमाला की? 1567। तो ये मतलब कहने का अर्थ ये है कि हम लोग को सबका याद नहीं रखना है, थोड़ा थोड़ा ध्यान रखना है कि ये सबसे ऊंचा है। हाँ, इसका एक याद रख लीजिए, ये चूंकि सबसे ऊंचा है तो इसका याद रखिए। ये जानिए कि इसके बाद ये है, जस्ट पास ही में है, जोड़ा बेटा का अन्नायमुडी से थोड़ा छोटा है, ठीक है। और ये जान लीजिए गुरु शिखर भी फेमस है, अरावली श्रेणी पुरानी है, ये 1722, ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आपको याद रखना होगा यहाँ पर ये उड़ीसा में एक जगह है महेंद्रगिरी। महेंद्रगिरी बहुत कम है, बहुत ज्यादा नहीं है, महेंद्रगिरी का यहाँ पर है, और वो कितना है? 1501 मीटर। यहाँ पर एक बना देते हैं, यहाँ पर जो उड़ीसा में एक जो चोटी है, उड़ीसा में जो मौजूद पूर्वी पठार की सबसे ऊंची चोटी क्या है वो, या कहिए दूसरे शब्द में कहिए पूर्वी पठार की सबसे ऊंची चोटी क्या है? तो महेंद्रगिरी है। महेंद्रगिरी क्या है? पूर्वी पठार। आप पढ़ेंगे आगे, ये पूर्वी पठार है, यहाँ पर किनारे किनारे पूर्वी पठार, और इधर पश्चिमी पठार है। तो पूर्वी पठार की सबसे ऊंची चोटी है महेंद्रगिरी, जिसका ऊंचाई बहुत कम ही है, 1501 मीटर। इसके तुलनात्मक कहा जा रहा है, मतलब इसके तुलना में ये पश्चिमी जो पठार है उसके तुलना में
इसका न्यायमुदी है। ये मिलन बिंदु है, यहाँ पर नीलगिरी मिलती है इधर से और इधर से आकर के पूर्वी पठार और पश्चिम पठार आगे के समय में देखेंगे। और यहाँ पर भी हमारा देखिएगा कि एक ये बना है, आप आगे कुछ और इसमें ऐड कर लेते हैं हम लोग। यहां पर जो हमारा मतलब जो पश्चिम बंगाल हिस्सा है और उसके आसपास का जो बांग्लादेश क्षेत्र है, मतलब एक बार इधर कैमरा को शुभम इधर लाइए यहां पर जो ये पश्चिम बंगाल का क्षेत्र है और ये बांग्लादेश का क्षेत्र है, ये धंसा हुआ भाग था तब तो, हाँ है ना। और इसका नाम है मालदा भ्रंश फॉल्ट, इंग्लिश में मालदा फॉल्ट भी कहते हैं, हिंदी में मालदा भ्रंश। और यहाँ पर तरह तरह के तमाम नदियां ला करके अपना जो मिट्टी के कण है जमा करके इसको मैदानी भाग बना दी है, ठीक है ना। इसलिए ये जो इसका 2 से 4 किलोमीटर अंदर गहराई है, ये जो मिट्टी का भाग जो जमा हुआ है 2 से 4 किलोमीटर ही गहरा है, ठीक है। बाकी नीचे जाएगा तो फिर पठारी मिलेगा। हम बोले ना पूरा का पूरा ये जो समतल भाग है ये 2 से 4 किलोमीटर तक ही गहरा है, उसके नीचे पठार चट्टान मिलेगा आपको, तो ठीक है ना। इसको कहते हैं मालदा भ्रंश। तो इसको देखिए हम यहां पर ड्रॉ कर देते हैं। हम जानबूझ के डॉट डॉट से दिखाते हैं। ये ताजमहल पहाड़ी इधर, ये मालदा भ्रंश, मतलब यहां पर जब दोनों टकरा रहे थे भारतीय प्लेट और यूरेशियाई प्लेट, तो जगह जगह पर बहुत, जैसे यहां पर देखिए यहां से ताप्ती नदी है, नर्मदा नदी, यहां भी भ्रंश हुआ था, ठीक है ना, टूटा था। और वहां पर नदी ऊपर से पहाड़ से होकर के इस घाटी में बहने लगी, इधर भी घाटी बहने लगी, तरह तरह महानदी भी जो बहती है वो भ्रंश हुआ था और वहां पर बहने लगी, ठीक है ना। तो ये है मालदा भ्रंश, इसको इंग्लिश में फॉल्ट भी कहते हैं, इसका नाम है। भ्रंश को हम लोग फॉल्ट करते हैं इंग्लिश में। और इधर इसके बाद जो है जो प्रायद्वीपीय पठार है, इसका विस्तार आगे तक है। कहां तक है? तो यहां पर मेघालय पठार तक है। कहां तक है? मेघालय पठार तक है। देखिए यहां पर जो मेघालय राज्य है, अब मेघालय पठार में कौन कौन सा है? जानते, वेरी गुड। एक लाइन से इसका नाम है, ध्यान में रखिएगा। गारो सबसे पश्चिम में है, उसके बाद खासी है, खासी की पहाड़ी, उसके बाद जयंतिया की पहाड़ी, और इसके बगल में ही एक क्षेत्र है, उसका नाम है कार्बी आंगलोंग, ठीक है ना। इसका नाम है कार्बी आंगलोंग, ठीक है ना। ये क्षेत्र है, ये असम का क्षेत्र है। एक बार ये जो क्षेत्र है यहाँ पर, ये गारो, खासी, जयंतिया, और ये जो क्षेत्र असम का, यहाँ कार्बी आंगलोंग है, देख सकते हैं आप लोग मैप में, ठीक है ना। ये यहां तक इसका फैलाव होता है, ठीक है। तो आप लोग देखिए कि ये प्रायद्वीपीय पठार का विस्तार इस तरह से है, इस तरह से ये सब ये फैला हुआ है। और एक दो जो हम लोग यहाँ जोड़े कि कलसूबाई जो है, कलसूबाई से ये जो चोटी है, यहाँ से कौन नदी निकलती है? गोदावरी नदी निकलती है, ठीक है ना। और यहाँ पर फिर नीचे आगे हम लोग पढ़ेंगे, फिर कृष्णा का क्या है स्रोत, फिर कावेरी का क्या है स्रोत, या अन्य सारी नदियों के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। एक हमारे पास एक अच्छा खासा ये समूह हुआ, समझ पाए हम लोग कि पठारों का क्या विस्तार है, फैलाव है, ठीक है। तो जो हम इसी के साथ इस जो दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार है, दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार है, इसका एक झलक देखने के साथ आगे इसके बाद में कुछ और भी बातें करेंगे। पहले हम लोग हिमालय के वर्गीकरण के बारे में जानेंगे और उसके डीप स्टडी करेंगे, समझेंगे, और उसमें जो जो ऑब्जेक्टिव पॉइंट्स होंगे या समझने वाले बिंदु उनको समझेंगे। इसके साथ आज का क्लास जो है हम लोग आगे बढ़ाते हैं और अगले क्लास में हम यहाँ से जुड़ेंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच आपके सपोर्ट के लिए।